हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां से अपना आज सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। इस सेकंड चैप्टर में जो दो तंत्रों के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था, दो कौन कौन से तंत्र थे, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ अपन रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, ये अपन ने पिछले वीडियो में बात कर ली। आज जो हम है यहाँ रक्त परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने कल ही आपको बताया था कि यदि आपसे विधेय की संरचना पूछी जाती है तो आपको कल वाला डायग्राम, जो कल बुक का जो डायग्राम है हार्ट वाला, वो बनाकर साथ ही साथ आपको जो मैंने कल बताया था कि चार कक्ष होते हैं, दो नील है, अपेक्षिका तो नीचे वाले नीले बड़े होते हैं, दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, मतलब जो भी कल प्रोसेस बताया था अपन ने, वो प्रोसेस आपको याद करना है। आज ये हम बात कर रहे हैं मानव रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, उसकी कार्यविधि के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आप सभी को पता था कि अपना जो हृदय होता है चार कक्षों में बटा होता है। देखिए, मैंने आपको ये है ना, ये अपनी हृदय की बाउंड्री है, यहाँ की बात करते हैं। तो ये वाली जो है बाउंड्री है और ये जाल बनाना है। मैंने आपको पिछली कक्षा में भी ये डायग्राम बनाना सिखाया था कि इस डायग्राम को अपन कैसे बनाते हैं। और ये जैसे चैप्टर खत्म हो जाता है अपना, उस चैप्टर के बारे में मैं आपको सिखा देता हूँ कि डायग्राम को कैसे बनाएंगे। पहले कौन सा पोर्शन बनाएंगे इसका, फिर बाद में कौन सा पोर्शन बनाएंगे। अब देखिए, मैं यहां से इसके परिसंचरण की बात कर रहा हूं। इसे अपन शिरा या महाशिरा का नाम दे दिया जाता है। अब यहां अपन दो संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। दो कौन सी संरचनाएं होगी, एक तो अशुद्ध रक्त की बात करेंगे या अशुद्ध रुधिर की बात करेंगे, ठीक है, अशुद्ध रुधिर। यहां अपन अशुद्ध रुधिर का मतलब लेंगे जिस रक्त में CO2 मिक्स होगी, उसके बारे में अपन यहां डिस्कस करेंगे, ठीक है। अशुद्ध रक्त का मतलब क्या होगा, जिसमें CO2 घुली हुई होगी। और दूसरी अपन बात करेंगे शुद्ध रुधिर के बारे में बात करेंगे। तो शुद्ध रुधिर का मतलब होगा यहाँ जिस रक्त में अपने पास ऑक्सीजन घुली होगी, अपन उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है, अशुद्ध रुधिर किसे कहेंगे और शुद्ध रुधिर किसे कहेंगे। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली होगी उसे अशुद्ध रुधिर, और जिसमें मतलब ऑक्सीजन घुली होगी उसे अपन शुद्ध रुधिर के नाम से जानेंगे। अब आते हैं अपन इसके बारे में कि डायग्राम क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए, ये क्या होता है, अपने ऊतक कोशिकाएं होती है। इन ऊतक कोशिकाओं से अशुद्ध रुधिर लाया जाता है, CO2 युक्त रुधिर लाया जाता है। किसके द्वारा, महाशिरा द्वारा अशुद्ध रुधिर को दाएं आलिंद में लाया जाता है। अब आप सभी को थोड़े देर के लिए इस क्वेश्चन को पेंडिंग रखना है कि अपने पास ये अशुद्ध रुधिर है, या मतलब CO2 आई कहां से है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये CO2 आई कहां से है। तब तक आप इस क्वेश्चन को पेंडिंग रखो कि CO2 आई कहां से। तो देखिए, ये अशुद्ध रुधिर यहाँ कोशिका एवं ऊतकों से महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है। क्या कर दिया गया, दाएं आलिंद में लाया गया। अब आप सभी को पता है एक गुब्बारा होता है, और उस गुब्बारे में यदि अपन हवा भरते जाएंगे तो फूलता जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही है कि यदि अपन जैसे एक उदाहरण लेते हैं पॉलीथीन के अंदर पानी भरते हैं तो उसका साइज भी क्या होता जाएगा, चौड़ा होता जाएगा। तो यहां भी ऐसा ही है कि जब इसके पास इस महाशिरा द्वारा रुधिर को इस दाएं आलिंद में लाया जाएगा, ये जो रक्तवाहिनिकाएं हैं ये ऊपर से गुजर रही है, जानते ना। तो अब क्या होगा, इस अवस्था में आलिंदे का जो साइज होता है वो चौड़ा होता जाता है, मतलब फैलता जाता है, ठीक है, फैलता जाएगा। एक इसकी फिक्स लिमिट होती है कि इस लिमिट तक ही ये फैलेगा, बाद में फटने की ज्यादा चांस होते हैं। तो अब क्या हो गया, ये दाएं आलिंद पूर्ण रूप से भर गया। तो दायां आलिंद्र पूर्ण
पूर्ण रुधिर जो है ना इसमें त्याग दिया जाता है, किसमें, दाएं मूल्य में त्याग दिया जाता है। अब देखिए पहले क्यों नहीं आ रहा था कि ये जो कपाट थे ना, हमने बोले थे कल कि त्रिवलन कपाट या अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में, तो ये कपाट इस तरीके से लगे होते हैं, ठीक है। ये कपाट क्या होते हैं, इस तरीके से लगे होते हैं, जैसे यहां से कोई दबाव पड़ेगा तो ये इस प्रकार खुल जाते हैं, लेकिन नीचे से कोई दबाव पड़ेगा तो इस प्रकार खुल नहीं पाते हैं। तो क्या हुआ कि यहां का जो पूरा रुधिर था, दाएं आलिंदे का पूरा रुधिर दाएं नीले में त्याग दिया गया है, त्याग दिया गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाते हैं, कपाट बंद हो जाते हैं और कपाट इस रुधिर को उल्टी दिशा में जाने से रोकते हैं। क्या करते हैं, उल्टी दिशा में जाने से रोकते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कपाटों का कार्य क्या है, तो आप क्या कार्य क्या लिखोगे, कपाट रुधिर को उल्टी दिशा में जाने से रोकते हैं, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था कि ये जो हृदय होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, मतलब पिचकेगा फिर फैलेगा, पिचकेगा फिर फैलेगा। ये पिचकता और फैलता इसीलिए है कि जब इसमें रुधिर आता जाएगा तब तो ये फैलता जाएगा और इस रुधिर को नीचे ट्रांसफर करता जाएगा, तब ये पिचकता जाएगा, ठीक है। अब इस दाएं आलिंदे ने क्या कर दिया, पूर्ण रूप का जो रुधिर था अपने पूर्ण रुधिर इस दाएं नीले में त्याग दिया। अब दाएं नीले में त्याग दिया, तो दाएं नीले में त्यागने के बाद में क्या होगा कि अब इसके पिचकने की बारी आई, पहले ये पिचक गया, अब इसके पिचकने की बारी आई। तो जैसे ही ये पिचकता है, पिचकने के बाद में क्या होता है, अब देखिए रुधिर उल्टी दिशा में तो जा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि कपाटों का मेन कार्य ये था कि ये रुधिर को उल्टी दिशा में जाने से रोकते हैं, ठीक है। अब इसके पास कुछ न कुछ तो रास्ता होगा, तो आप सभी को दिख रहा है कि ये जो रास्ता होता है, ये फुफ्फुसीय धमनी जो होती है, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा क्या कर दिया जाता है, यहां से रुधिर को लाया जाता है। अभी इस रुधिर में क्या प्रेजेंट है अपने पास, CO2 प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब अशुद्ध रुधिर जा रहा है अभी कौन सी धमनी में, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी में ये जा रहा है, ये जा रहा है और ये गया। अब यहां क्या होते हैं, फेफड़े, और ये रुधिर वाहिनी का कहां जा रही है, फेफड़ों के पास में जा रही है। और मैंने आपको कल ही बताया था क्या कि जैसे क्या होता है श्वसन तंत्र में, अपन ने डिस्कस किया था कि ये जो अपने पास है ये फेफड़े हैं और इन फेफड़ों के पास से क्या होती है, रुधिर वाहिनिकाएं गुजरती है। क्या होगी, रुधिर वाहिनिकाएं गुजरेगी। रुधिर वाहिनिकाएं गुजरने के बाद में इनसे क्या होता है, तो मैंने कल आपको बताया था कि ये क्या होता है, फेफड़े होते हैं और इन फेफड़ों से क्या होता है, गैसीय विनिमय के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। कोशिकाओं का प्रमुख कार्य क्या था, गैसों का विनिमय करना, मतलब गैसों का एक्सचेंज कर रही है गैस को। यहां से अपने श्वसन की क्रिया के दौरान क्या आई थी, ऑक्सीजन आई थी, तो ये रक्तवाहिनिकाएं क्या ले लेती है, ऑक्सीजन ले लेती है और बदले में जो CO2 लेकर आई है उस CO2 को यहां दे देती है। क्या हो रहा है, गैसों का एक्सचेंज हो रहा है कि यहां से जो अशुद्ध रुधिर थी, अशुद्ध जो रुधिर में मतलब CO2 घुली हुई थी, इस CO2 को तो फेफड़ों को दे दिया जाता है और क्या कर दिया जाता है, O2 ले ली जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि फेफड़ों में जाकर श्वसन की क्रिया संपन्न हो जाती है। क्या हो जाएगी, फेफड़ों में जाकर श्वसन की क्रिया संपन्न हो जाती है। जैसे ही फेफड़ों में श्वसन की क्रिया संपन्न हो गई तो अशुद्ध रुधिर किसमें कन्वर्ट हो गया, शुद्ध रुधिर में कन्वर्ट हो गया। मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया कि रुधिर में कुछ परिवर्तन नहीं होता, बस गैस बनने पे ही उसका जो प्रकृति है वो चेंज हो जाती है। जैसे पहले क्या था, अशुद्ध रुधिर मतलब CO2 खुली हुई थी, अब O2 खुली हुई है तो मतलब किसमें कन्वर्ट हो गया, वो शुद्ध रुधिर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इस रुधिर में क्या घुली हुई है, O2 घुली हुई है, ऑक्सीजन घुली हुई है। तो कहने का तात्पर्य है शुद्ध रुधिर आ रहा है यहां से, ये शुद्ध रुधिर यहां से आएगा,
O2 खुली हुई है, अभी तक इसमें ध्यान देना है। और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ खुलता है, यहाँ नहीं खुल के इस वाले बाएं आलिंदे में खुलता है। अब यहाँ से वो वही प्रोसेस होगा जो यहाँ हुआ था। बाएं आलिंदे में रुधिर आता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जब बढ़ जाएगा तो इसके पिछड़ने की बारी आएगी और संपूर्ण रुधिर को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ त्याग दिया जाएगा। किसमें? बाएं नीले में। बाएं नीले में त्याग दिया है। अब ये जो है मिट्रल वॉल्व या जिसे अपन ने बोला था द्विवलन का पार्ट बोला था, ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और बंद होने के बाद में यहां से क्या होगा, अब जब इसकी पिचकने की बारी आएगी तो यहां से इसके ब्लड को क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा इस फुफ्फुसीय सिरे में। ठीक है, अब भी देखिए इस नली के द्वारा अपने पास क्या पहुंच रहा है। अभी इसमें अपने पास क्या खुली हुई है, ऑक्सीजन खुली हुई है। ठीक है, तो क्या बोल रही है, ऑक्सीजन ये जाएगी, ऑक्सीजन लेकर अपने कोशिकाएं ऊतकों के पास क्या होगा, जहां पे अपनी कोशिकाएं और ऊतक है वहां तक ये जाएगी। और मैं आप सभी को बता देता हूं कि अपन भोजन किस लिए करते हैं, एनर्जी लेने के लिए। अपन सभी भोजन क्यों करते हैं, एनर्जी लेने के लिए भोजन करते हैं, ताकि क्या हो, अपन को एनर्जी मिले। और वो एनर्जी किसके रूप में मिलती है, अपन को ग्लूकोज के फॉर्म में, ग्लूकोज के रूप में मिलती है। ठीक है, तो देखिए जब अपन ने खाना खाया था और उस खाना खाने से अपनी जो एनर्जी स्टोर हुई थी ग्लूकोज के फॉर्म में कोशिकाएं ऊतकों में, तो वो ग्लूकोज होता है C6H12O6 के रूप में। ठीक है, ये अपनी क्या है, एनर्जी है। और जो ये ऑक्सीजन आ रही है ये अपने पास O2, इस ऑक्सीजन क्या करती है, इस ग्लूकोज को यहां से ब्रेक कर देती है CO2 में और H2O में। किस किस में, जो ऑक्सीजन यहां से आ रही थी शुद्ध रुधिर के द्वारा, उस ऑक्सीजन यहां कोशिकाओं के पास जो ग्लूकोज था उस ग्लूकोज को ब्रेक कर देती है किस किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में। ब्रेक कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। तो देखिए अपने पास जो था क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड और अपने पास ये जल था। तो जल तो क्या होता है, जितनी भी शरीर में उपापचय क्रियाएं होती है, खाने पीने की और सर्जन करने की, उन सभी क्रियाओं में काम में ले लिया जाता है कौन, H2O। बाकी का जो वेस्ट बचा हुआ है वो है CO2। मतलब ये क्या है, अपने लिए उत्सर्जी पदार्थ के रूप में कार्य करता है। मतलब ये कहने का तात्पर्य ये अपने लिए उपयोगी नहीं है CO2। तो अब यहां से ये ऊतक कोशिकाएं यहां CO2 दे देगी और ये CO2 वापस इसमें चला जाएगा। तो जो अपना क्वेश्चन पेंडिंग था कि CO2 आई कहां से, वो यहां से क्लियर हो गया कि जब ग्लूकोज ब्रेक होता है तब उस ग्लूकोज के ब्रेक होने से क्या होता है, CO2 और H2O बनती है। जो CO2 तो यहां ले ली जाती है और H2O जो होता है कोशिकाओं में काम में ले ली जाती है। और ये चक्र क्या होता है, लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि हृदय में एक बार अशुद्ध रुधिर और एक बार शुद्ध रुधिर बहता है, इसलिए हृदय को इसलिए मानव हृदय को दोहरा परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि दोहरा परिसंचरण तंत्र को परिभाषित कीजिए, तो आप सभी को क्या लिखना है, दोहरा परिसंचरण तंत्र में परिभाषित करेगा तो आपको लिखना है कि मानव हृदय में रुधिर दो बार गुजरता है, एक बार शुद्ध रुधिर एक बार अशुद्ध रुधिर, इसलिए मानव हृदय को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और यदि ऐसे पूछता है दोहरा परिसंचरण तंत्र की कार्य विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको जो भी मैंने बोला है वो सब कुछ लिखना है। लिखने का प्रोसेस कैसे होगा कि महाशिराओं द्वारा अशुद्ध रुधिर को कोशिकाएं ऊतकों से दाएं आलिंदे में लाया जाता है। जब दाएं आलिंदे पूर्ण रूप से भर जाता है तो दाएं आलिंदे के संपूर्ण रुधिर को दाएं नीले में ट्रांसफर कर दिया जाता है, दाएं नीले में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
दाएं नीले में संकुचन की क्रिया होती है, फिर संकुचन की क्रिया के दौरान उस ऐसोदुर्दीप को फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है और फेफड़ों में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, अर्थात वहां CO2 तो फेफड़ों द्वारा ले ली जाती है और बदले में O2 रक्त वाहिनिकाओं को दे दी जाती है। फिर फेफड़ों से फुफ्फुसीय शिरा द्वारा शुद्ध रुधिर को दाएं बाएं नीले में लाया जाता है और बाएं नीले में संकुचन की क्रिया के दौरान संपूर्ण रुधिर को बाएं नीले में ट्रांसफर कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके बाद में जब बाएं नीले पूर्ण रूप से बढ़ जाता है तब इसमें संकुचन की क्रिया प्रदर्शित होती है और उसके बाद महाधमनी द्वारा रुधिर को उत्तरीय कोशिकाओं तक लाया जाता है। इस प्रकार मानव हृदय में दो बार रक्त गुजरता है, एक बार शुद्ध रुधिर और एक बार अशुद्ध रुधिर, इसलिए मानव हृदय को दोहरा परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरी विधि लिखनी है आपको और विधि लिख के फिर डायग्राम बनाना है, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, यदि किसी भी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, मेरे को वापस बता देंगे। आप देखिए फिर इसके बाद में अपना टॉपिक आता है रक्त वाहिनी का, यही क्लियर कर लेते हैं। और मैंने आपको ये तो कम से कम 20 बार बता भी दिया कि रक्त वाहिनिकाएं क्या होती है। ये ऐसी नलिकाकार संरचनाएं होती है जो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, क्या बताया मैंने? रक्त वाहिनिकाएं ऐसी नलिकाकार संरचनाएं होती है जो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है। मानव शरीर में दो रक्त वाहिनिकाएं पाई जाती है, धमनी और शिरा। ठीक है, धमनी जो होती है ये क्या होती है? धमनी कह सकते हैं कि शुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। शिरे की जो बात करते हैं अशुद्ध रुधिर का परिवहन करता है। ठीक है, इसकी जो दीवार मोटी होती है, इसकी दीवार पतली होती है, गहराई में स्थित होती है। ये मतलब ऊपर स्थित होते हैं, जितने भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं शिरा में लगाए जाते हैं। और अपवाद लिख देना, फुफ्फुसीय शिरा तो O2 मतलब शुद्ध रुधिर का परिवहन करता है और फुफ्फुसीय धमनी जो होता है अशुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। अपवाद का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि अपवाद का मीन्स होता है कि जो नियमों का पालन नहीं करे। तो सभी धमनियां क्या कर रही थी? O2 युक्त रुधिर का परिवहन कर रही थी, जबकि फुफ्फुसीय धमनी जो होती है CO2 युक्त रुधिर का परिवहन कर रही है। मतलब ये इस नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, और इसको और भी अच्छी तरीके से मैंने आपको पिछली कक्षा में लिखा रखा है और साथ ही साथ महाधमनी और शिरा दोनों में अंतर भी लिखा है, 5-6 अंतर लिखवा रखे हैं, तो आप वहीं से भी याद कर सकते हो। यदि थ्योरी आप यहाँ से भी लिख के वहां से भी लिखोगे तो भी आपके लिए बेटर रहेगा। इसको समझ लेना है। फिर इसके बाद में अपन कल जो आगे का जो उत्सर्जन तंत्र है, जनन तंत्र है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।